नमस्कार सभी को। मैं आज का लेक्चर आरंभ करने से पहले उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ जो एक भयानक सड़क हादसे के कारण आज हमारे बीच नहीं है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वो सब उन परिवारों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। और साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो जो घायल लोग हैं इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में है, वो शीघ्र ही स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौटे। आज का जो लेक्चर है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आधारित है जिसे कि रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025, इसे हम संक्षेप में शांति एक्ट 2025 भी कहते हैं। This act is a landmark legislation. This is a landmark legislation which aims to reform the India's nuclear sector. यानी कि ये जो एक्ट है एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है जो कि भारत का जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसमें रिफॉर्म करने की बात करता है। It aims to increase the India's nuclear power capacity. यानी कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की अर्थात या फिर एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को इन्हांस करने की ये एक्ट बात करता है ताकि हम देश की जो ग्रोइंग नीड्स है एनर्जी की उसको फुलफिल कर सके और जो हमारे क्लीन एनर्जी के जो टारगेट्स है उनको भी अचीव किया जा सके। अगला जो एम है, इट एम्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर जो एक निर्भरता है वो फॉसिल फ्यूल्स पर रही है। तो ये जो एक्ट है उस निर्भरता को कम करने की बात करता है आने वाले भविष्य में। एंड इट ऑल्सो एम्स टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन, कि जो न्यूक्लियर सेक्टर है वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन हो, उसका जो इनोवेशन है उसको प्रमोट किया जाए। इस एक्ट की फीचर्स पर आने से पहले मैं इस एक्ट के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करना चाहूंगी। दिस बिल वॉज पास्ड ड्यूरिंग द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये हम सबको पता है। एंड आवर प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस कानून को अपना असेंट भी दिया और इस बिल को अपना असेंट भी दिया और ये जो बिल है वो कानून बन गया। Shanti Bill was introduced in Lok Sabha on December 15th, 2025. This legislation replaces the Atomic Energy Act 1962, यानी कि 1962 का जो हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसको नया एक्ट रिप्लेस करता है। एंड द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, यानी कि दो जो एक्ट है 2010 का एक्ट और 1962 का एक्ट, इन दोनों की जगह जो है एक सिंगल जो है लॉ लाया गया है जो कि शांति एक्ट 2025 है। So the main objective of this legislation is to create a single legal framework to govern India's civil nuclear energy sector, and it also aims to simplify regulatory and liability procedure in this sector, यानी कि जो लाइबिलिटी प्रोसीजर है दूसरे जो रेगुलेटरी प्रोसीजर है उनको भी जो ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए, यह जो है इस कानून का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम इसके की फीचर्स पर आते हैं। फर्स्ट है ओपनिंग द सेक्टर टू नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक्ट ये बात करता है कि जो
न्यूक्लियर सेक्टर है वहाँ पर प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए। दिस एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रांट द लाइसेंस टू द इंडियन प्राइवेट कंपनीज। Number one, government private joint venture, and number two, and the other entities expressly permitted by the central government। यानी कि जितना भी हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट जो नॉन गवर्नमेंट जो एंटिटीज है प्राइवेट सेक्टर है उनको जो है वो लाइसेंस दे ताकि वो जो है अच्छे से जो है न्यूक्लियर सेक्टर में वो काम कर सके। अब मैं थोड़ा परमिटेड एक्टिविटीज़ पर आती हूँ कि कहाँ कहाँ पर जो है इनको लाइसेंस दिया जाए, जो कि एक्ट जिसकी बात करता है, जैसे बिल्डिंग, ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड डिकमिशनिंग न्यूक्लियर प्लांट्स एंड fabrication, transport, treat and storage of nuclear fuels. There is a provision in this act about the mandatory safety authentication from Atomic Energy Regulatory Board for any radiation related activity। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन है इस नए एक्ट का। दिस एक्ट रिटेन्स द नो फॉल्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल फॉर ऑपरेटर्स। ये जो प्रोविजन है ये 2010 के एक्ट में भी था और इसको चेंज नहीं किया गया। इट हैज़ प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी इंश्योरेंस कवरेज and introduction of tied liability cap which is based on reactor capacity, and it is 100 crore to 300 crore। अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट bears excess liability beyond the operator's cap and liability exclusion and claim education मैकेनिज्म आर डिटेन्ड। यानी कि ये जो प्रोविजंस है इसमें भी जो है चेंज नहीं किया गया। चेंज इन द ऑपरेटर्स राइट ऑफ रिकोर्स। दिस एक्ट हैज removed the right of recourse against suppliers for defective equipment or materials. Territorial jurisdiction for claims. This act has extended compensation coverage to nuclear damage suffered in foreign states arising from incident in India subject to certain conditions। It means कि जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन फॉर क्लेम्स है यानी कि जो कॉम्पनसेशन जो कवरेज है टू द न्यूक्लियर डैमेज उसको जो एक्सटेंड किया गया है। स्टैट्यूटरी स्टेटस टू द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दिस एक्ट ग्रांट्स द लीगल स्टेटस टू एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। दिस बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, 1 होल टाइम मेंबर्स अप टू 7 पार्ट टाइम मेंबर्स। यानी कि इसका जो कंपोजिशन है उसमें चेयरमैन होगा, 1 होल टाइम मेंबर होगा और अप टू 7 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। अगर हम इसके अगले फीचर पर आते हैं, एटॉमिक एनर्जी रेड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल। दिस एक्ट एस्टैब्लिशेस द AERAC to hear appeals against the orders or decision of the central government or atomic energy regulatory board। यानी कि जो काउंसिल है इसका जो प्रमुख काम है to hear the appeals against the order of central government, against the order or decision of the central government or the AERB। And the chairman of the Atomic Energy Commission will chair this council। जो एटॉमिक एनर्जी द एटॉमिक एनर्जी कमीशन विल चेयर द काउंसिल। जो कि एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है उसके जो चेयरमैन है वो इस काउंसिल को के भी चेयरमैन होंगे। एंड जो अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल बिल लाई बिफोर द एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये जो काउंसिल है उसके ऑर्डर्स के विरुद्ध अगर अपील करनी है तो अपील कहाँ की जाएगी? अपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी।
तो हमने देखा कि जो न्यू एक्ट है, इट कैन प्ले अ डिफाइनिंग रोल इन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो सेक्टर है उसके विकास में ये जो नया एक्ट है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर हम इसके की फीचर्स को थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने पहले ये जाना कि ये जो एक्ट है प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए उसकी बात करता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। एंड दूसरा जो प्रोविज़न है जहाँ पर मैंने बात की कि कुछ जो प्रोविजंस है उनको चेंज नहीं किया गया। एंड जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारा जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया और जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन फॉर क्लेम्स है उसको एक्सटेंड किया गया। इसके अतिरिक्त एटॉमिक एनर्जी रेडस्ट्रल एडवाइजरी काउंसिल उसको एस्टैब्लिश किया गया और किस तरह से जो है इनके फंक्शंस रहेंगे उनको भी मैंने डिस्कस किया। तो मेरा जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।